हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से डायनेमिक्स के लेवल 2 के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने आधे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो इस पार्ट में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से बात शुरू है, जो कि हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ रोली पॉली डॉल ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट। एक गुड़िया है, कैसे भी गुड़िया, जैसे मैं ऐसे बना दिया, बस एक गुड़िया बनानी हमसे। ये गुड़िया इतना मतलब कुछ भी कर दें ये हमेशा सीधा कैसे रहता है। तो कोई चीज़ सीधा रहने की वजह से, हिला डुलाने के बाद भी सीधा रहने की वजह ये होती है कि उसका बेस का एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। बेस का एरिया ज़्यादा होता है, जैसे घर वगैरह हम लोग बनाते हैं, इसका बेस का एरिया ज़्यादा रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा बेस का एरिया होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग बेस का एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और साथ में हम ज़्यादातर जो मासेज हैं वो नीचे रखते हैं, मतलब ज़्यादा भारी वाला पोर्शन नीचे रहता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट किधर रहता है, थोड़ा नीचे होता है। दैट इज़ इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट होती है बेस से वो बहुत कम होती है। तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम ऊपर होगा बेस से उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा बेस का एरिया होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किसकी, रॉली पॉली डॉल की। रीज़न क्या है कि बेस का एरिया काफ़ी ज़्यादा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से बहुत कम ऊपर होता है। आई थिंक आप समझ पाए। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलीट रन अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप। आप खुद बताइए, लॉन्ग जंप लेने से पहले अगर तुरंत आपको लॉन्ग जंप लेना है ऐसे ही बिना दौड़े, तो आप रेस्ट में हैं, तो आप तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ना। बात समझ आ रही है। तो रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। और अगर आपको बहुत लंबा जंप करना है तो आप क्या करेंगे, आप मोशन में रहना चाहेंगे पहले, तब आप ज्यादा जंप करेंगे। दैट इज लॉन्ग जंप से पहले जो वो डिस्टेंस कवर करता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, कि अगर वो मोशन में रहेगा तो मोशन में रहना आसान होगा। और भी बहुत सारी बातें, बट इतना जान लें यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन का खेल है। तो 56 हो गया, 57 हो गया। मेन क्वेश्चन हमारा अभी आ रहा है 58। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या बोला है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मांगा है। अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम्स। मास है 5 किलोग्राम्स एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। इफ इट मूव्स 36 मीटर, डिस्टेंस कितना चला वो 36 मीटर्स इन द फर्स्ट 6 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। नेग्लेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बस फोर्स लग रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम लगा सकते हैं, फोर्स हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आई एम सॉरी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस कितना है हमारा 36, ये तो 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन और टाइम कितना हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, 36/2 18, 18 ए, तो ए कितना हो गया हमारा 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन फोर्स चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5 किलोग्राम्स और एक्सेलरेशन है 2, दैट इज 10 न्यूटन्स। ये किलोग्राम में या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। दैट इज 10 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है इस सिचुएशन में। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। मैं एक बार मैच कर लेता हूं, इज इट ओके और नॉट। क्वेश्चन नंबर कितना, 10 न्यूटन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 60 नंबर में क्या बोला है देखते हैं। पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है 60 तो 59, ये हमारा 58 था बिल्कुल। ये कह रहा है अ क्लीन होल इज मेड, बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन एक वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। अ क्लीन होल इज मेड
कब एक एकदम क्लीन होल होता है, मेड इन ग्लास विंडो, इन अ ग्लास का विंडो है उसमें क्लीन होल होता है, कब, विंडो पेन व्हेन इट इज स्ट्रक बाई a bullet fired from a gun। सवाल में कह रहा है, अभी पूरा सवाल नहीं लिखे हैं, कि जब कोई बुलेट मतलब बंदूक से निकली गोली जब जाती है किसी ग्लास के विंडो में तो वो बहुत ही क्लीन छोटा सा छेदा करके आगे बढ़ जाता है, बस उसी पोर्शन को छेदा करता है। क्यों, वो समझेंगे। वेयर इज द सेम विंडो pane will be broken to pieces, will be broken to pieces, वही विंडो टुकड़ों में टूट जाएगा when struck by a stone, when struck by a stone of a similar size, उसी साइज का, या समझ जाइए उसी मास का, उतना ही साइज का हमने एक स्टोन से मारा तो स्टोन को धीरे और गोली बहुत तेज जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन वाई, है ना, ऐसा क्यों हुआ, लिखा है एक्सप्लेन दिस फिनोमेनन कोटिंग द रिलेवेंट प्रिंसिपल्स। तो बात यह है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मोमेंटम का चेंज बाय टाइम टेकन। अगर हम बात करें फर्स्ट केस की जिसमें विंडो पेन में एकदम क्लियर होल हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जब बंदूक की गोली आई और टकरा के बहुत कम देर रही फिर वो सीधे निकल जाती है, तो वहाँ जो उसका मोमेंटम में बदलाव होता है वो काफ़ी कम होता है, वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, तो मोमेंटम का बदलाव काफ़ी कम होता है। तो मोमेंटम का बदलाव अगर कम होगा तो फोर्स कम होगा, और टाइम का लगना काफ़ी कम होता है तो इससे फोर्स ज़्यादा होता है। तो दो फैक्टर्स हो गए, मोमेंटम का कम होने से फोर्स कम लगा, टाइम के कम लगने से कम टाइम में जब कोई चीज कांटेक्ट में रहता है तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है, टाइम कम फोर्स ज्यादा। लेकिन मोमेंटम का बदलाव और यहां टाइम का कम। दूसरी बात यहां पे क्या होगा, वेयर द सेम विंडो पेन विल बी ब्रोकन टू पीसेस व्हेन स्ट्रक बाय अ स्टोन ऑफ अ सिमिलर साइज, ठीक है। तो चूंकि यहां पे मोमेंटम का बदलाव काफी कम होता है तो यहां डोमिनेट कौन करता है, फोर्स का कम होना, ज्यादा होना नहीं, ये डोमिनेट करता है। कौन से केस में, जब बंदूक से निकली गोली होती है। उसी तरह से इस केस में चूंकि अब पत्थर आके टकराता है तो उसको काफी समय मिलता है, उसकी वेलोसिटी में काफी बदलाव आता है, तो मोमेंटम का चेंज काफी ज्यादा होता है, तो फोर्स काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और समय का लगना थोड़ा ज़्यादा होता है तो फोर्स का लगना क्या होता है, काफ़ी, फोर्स का लगना कम होता है। समय जितना ज़्यादा लगे, हाँ, फोर्स उतना कम होगा, लेकिन डोमिनेट कौन करता है, ये वाला। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा। आई थिंक बात समझ आ रही है। तो मेन वजह है कि स्टोन जब आता है ना तो स्टोन काफ़ी देर तक रहता है, तो उसकी वजह से उसको घोटाला करने का मौका ज़्यादा मिलता है। लेकिन उस तरीके से नहीं सोचेंगे हम लोग इस तरह से सोचेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आई होगी। तो दो कारणों से फोर्स लगता है, मोमेंटम के चेंज होने से और टाइम के लगने से। तो टाइम का लगना जितना कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, लेकिन दोनों ही में मोमेंटम का चेंज ही डोमिनेट करता है, टाइम का लगना उतना डोमिनेट नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 60 में आते हैं। अ कार ऑफ मास, एक कार है जिसका मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विथ जब भी क्वेश्चन आप देखें दिखते जाइए, मास कितना किलोग्राम्स, 1000 किलोग्राम, मूव कर रहा है विथ अ सर्टेन स्पीड, ठीक है भाई। व्हेन अ कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स, when a
कांस्टेंट, इसको रुकाने वाला फोर्स मतलब स्पीड घटाएगा, जिधर मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स 1000 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 seconds and the speed of the car reduces to half its original speed। ठीक है, तो बात यह है कि कांस्टेंट फोर्स 1000 न्यूटन 5 सेकंड तक लगा और जितनी स्पीड थी उसकी आधी हो गई। ठीक है, फाइंड द फर्दर टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप, फाइंड द फर्दर टाइम रिक्वायर्ड टू, किसी एक क्वेश्चन का आंसर शायद गलत भी दिया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इफ द सेम कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स। लगातार ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो जब लगना शुरू हुआ उसके बाद 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड आधी हो गई। तो शुरू में अगर देखा जाए इनिशियल वेलोसिटी अगर हम v लें, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या ले लिया, v/2 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ले लेते हैं, u = u, फाइनली क्या हो जाएगा u/2 इन 5 सेकेंड्स। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ है, मास, और फोर्स लग रहा है हमारा 1000 न्यूटन्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 1000 न्यूटन्स। मास कितना है हमारा 1000 किलोग्राम इंटू ए 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ए हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। हम क्या लगा देंगे, v = u + at। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड्स में कितना हो गया u/2, पहले u, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, चूंकि मोशन आगे हो रहा है फोर्स पीछे लग रहा है तभी तो स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो फोर्स निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। -1 इंटू टाइम कितना 5 सेकेंड्स, u/2 माइनस u इस पार आएगा तो -u/2 बराबर -5, दैट इज u हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो शुरू में कितनी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा 10/2 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए पहले स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आफ्टर 5 सेकेंड्स कितनी हो गई उसकी आधी 5 मीटर पर सेकेंड। अब रुकना है, टाइम t लगा मान लेते हैं, और स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड की अगर हम बात करें तो टाइम कितना लगा t, तो यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। v = क्या होगा u + at। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे 5, एक्सेलरेशन -1, टाइम यहाँ से निकल जाएगा -t इस पर जाएगा t = कितना सेकेंड 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी हुई 5 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि लगातार एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तभी तो कांस्टेंट फोर्स है। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड घट गया, तो कितना हो गया 0। दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड होने के लिए 10 सेकंड्स लगेगा, लेकिन आधी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, अब आधी बची तो 5 सेकंड ही लगेगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ये था क्वेश्चन हमारा कौन सा 60, अब आता है 61 में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। (61) क्या कह रहा है, ये कह रहा है कार चेंजेस इट्स स्पीड from 20 km/h to 50 km/h of mass 3600 kilograms
इन 5 सेकेंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। डिटरमाइन द नेट एक्सटर्नल फोर्स, डिटरमाइन द नेट एक्सटर्नल फोर्स applied on the car। क्या है सवाल? अ कार चेंज स्पीड फ्रॉम 20 to 50, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो वही वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसके बाद बोला है मास कितना? 3600 किलोग्राम्स, और टाइम कितना? 5 सेकेंड्स। तो फोर्स मांगा है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 50, इनिशियल कितनी? 20, 50 में 20 गया किलोमीटर पर आवर में। टाइम कितना? 5 सेकेंड्स। 50 में 20 गया 30, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड। 5 6 के 30, 6 तिया 18, दैट इज 5/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। फोर्स कितना होगा? मास गुना एक्सेलरेशन। मास है हमारा 3600 किलोग्राम्स इंटू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 के 1200, 12 कितना होगा? 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या होता है? न्यूटन। 6000 न्यूटन। इसका आंसर शायद गलत है ना, तो आप मैच कर लीजिएगा। वैसे गलत है किताब में, मैंने सही कर दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलें। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, 62 काफ़ी आसान क्वेश्चन ये भी है। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स 3F एंड 2F, दो फोर्सेस हैं 3F, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो 5F हो जाएगा, ऑपोजिट होगा तो कट जाएगा, F बचेगा। व्हेन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ बोल भी दिया है, व्हेन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियस ऑन अ बॉडी, साइमल एक साथ ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा फिर। ऑन अ बॉडी द नेट फोर्स इज इक्वल टू इक्वल टू 25 न्यूटन्स। तो बोला F क्या होगा? सिंपली दोनों अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक ही बॉडी पर तो दोनों जुड़ जाएगा, 3F प्लस 2F मिलके कितना हो गया हमारा? 25 न्यूटन्स। फोर्स जो नेट है किसी बॉडी पर कितना दिया? 25 न्यूटन्स। कितना? दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ गया, तो 5F बराबर कितना? 25। तो F कितना आया हमारा? 5 न्यूटन्स। बिल्कुल सही। चलिए 63 में आते हैं। क्या बोला है 63 में? इफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स, if a force of 50 newtons is applied on a body, and it is still at rest, अभी भी वो किस में? रेस्ट में। then find the magnitude of static frictional force acting on it। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली ज़मीन की। यहाँ पे कोई बॉडी है बहुत बड़ा सा, जैसा भी है, इस पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी ज़मीन के साथ अभी रेस्ट में है। इसका क्या मतलब है कि पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन का, तभी तो रेस्ट में। ऊपर तो नॉर्मल लग रहा है, नीचे तो इसका mg लग रहा है, वेट। तो आगे का 50 न्यूटन कौन बैलेंस कर रहा है? पीछे कौन लगा रहा होगा? फ्रिक्शन।
वही तो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि सेल्फ एडजस्ट होता है। यहाँ अगर 10 न्यूटन होता है, अगर रेस्ट में रहता तो भी 10 न्यूटन होगा, 0 न्यूटन तो ये भी 0 न्यूटन, अगर ये 100 न्यूटन तो ये भी 100 न्यूटन। कब तक? जब तक ये रिलेटिवली रेस्ट में रहे। अगर मोशन में आना शुरू हो जाए तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस कर जाएगा। तो जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस नहीं करता तब तक जितना फोर्स हम लगाएंगे वही फोर्स हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आंसर होगा सिंपली 50 न्यूटन। बहुत ही आसान। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, 63 हो गया, 64 क्या बोला है बच्चों? 64 में बोल रहा है फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बर्ड, फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बर्ड of 5 kilogram moving at a constant height of 10 meters from the ground with a speed of 2 मीटर्स पर सेकेंड, और g का वैल्यू लेने बोला है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली आप देखिए, हाइट बदल नहीं रहा है, चल भी रहा है कितना मीटर पर सेकेंड में? 2 मीटर पर सेकेंड में। ये हाइट है, और ग्राउंड में इसको हम लोग डेटम लेवल बोलते हैं। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, वैसे है नहीं, मानते जीरो है। और यहाँ पे कितनी होती है? mgh पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो जो एनर्जी है इसमें दो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, नहीं जानते जान लीजिए, और पोटेंशियल होता है mgh। यहाँ जीरो मान है इसकी वजह से, अगर यहाँ कुछ मानते तो कुछ प्लस mgh होता। तो हाफ, मास कितना है 5, और स्पीड कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, मास कितना है 2, जी 10 लेने बोले, और हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट है हमारा 10 मीटर, सिंपल। तो 2 दूना 4, 2 कितना हो गया 10 प्लस 10 दूना 10, 100 दूना 200, तो कितना हो गया 210 जूल्स, सिंपल 210 जूल्स। कुछ गलती हुई क्या? mgh, आई एम सॉरी, मास 5 है तो यहाँ 500 होगा, प्लस 2 दूना 4 बाई 2, 2 2 बाई 10, कितना 510 जूल्स। तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है और mgh पोटेंशियल एनर्जी है। कब? जब हम ग्राउंड लेवल में कितना माने? पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सिंपल। ओके, द लास्ट क्वेश्चन। इसको लिखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुमकिन तो है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप खुद देख लें, मैं बस बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिक मेजर्स, एक ब्रिक है, ईंट है, जिसका मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर्स बाई 6 सेंटीमीटर्स बाई 3 सेंटीमीटर्स। कह रहा है इनिशियली इट इज कैप्ट ऑन द ग्राउंड सच दैट द रेक्टेंगुलर सरफेस विद द स्मॉलेस्ट एरिया। सबसे पहले इसका जो एरिया सबसे पहले जो रखा गया, बस ऐसे बना दे रहा हूँ, ये जो वाला है स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक से नहीं बनाया हम शुरू में। स्मॉलेस्ट एरिया कौन होगा? 6 बाई 3, 6 सेंटीमीटर बाई 3 से। जब इसको नीचे रखेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये जो ऐसे उठा हुआ होगा अपनी ज़मीन से, ये होगा 12 सेंटीमीटर्स कॉर्नर विद द ग्राउंड, एंड इट देन इट इज प्लेस्ड सच दैट द रेक्टेंगुलर सरफेस विद द लार्जेस्ट एरिया। दूसरी बार क्या किया कि लार्जेस्ट एरिया, तो 12 बाई 6 होगा। मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ठीक से बनाने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर्स बाई 6 सेंट। तो बचा कौन सा? जो हाइट होगी ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कितनी होगी? देखिए 12 है तो इसका आधा यहाँ होगा, नीचे से कितना सेंटीमीटर? 12 का आधा, कितना? 6 सेंटीमीटर। डेंसिटी इसका नहीं यूनिफॉर्म है, नीचे ऊपर भारी कम ज़्यादा नहीं है, जितना नीचे भारी है उतना ऊपर भारी है, तो बीच में एग्जैक्टली सेंटर होगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 का आधा, 3/2 कितना? 1.5 सेंटीमीटर्स। मतलब यहाँ पे जब बेस एरिया बढ़ा देते हैं हम, तब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा लोअर हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, 6 सेंटीमीटर ऊपर है। और जितना बेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है बेस एरिया के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कम है। और यहाँ हाइट भी ज़्यादा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और यहाँ हाइट भी कम है। तो यहाँ हर लिहाज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब स्टेबिलिटी आउट ऑफ द 2 पोजीशंस इन विच केस डज द ब्रिक हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी इन वाई। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम है। बेस एरिया भी कम है तो स्टेबिलिटी कम है। यहाँ बेस एरिया ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो भी हमारी स्टेबिलिटी
ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी दोनों सिचुएशन में, दोनों रीजंस की वजह से, दोनों कारणों से यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ दोनों कारणों से स्टेबिलिटी ख़राब है। बात समझ आ रही है? तो इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो सेकंड वाला जो सिचुएशन है दैट हैज़ मोर स्टेबिलिटी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी कि एक ही बॉडी दो तरीक़ों से रखने से स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क आता है। इसलिए हम सोते हैं जब, तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड के लेवल से बहुत कम ऊपर होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम स्टेबल रहते हैं। आई थिंक आपको बातें समझ आई होंगी। हमारा लेवल 2 ख़त्म हुआ। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको समझ आया तो ज़रूर लिखें कि मुझे समझ आ गया, नहीं समझ आए तो भी लिखें। तो वॉट एवर यू हैव फेल्ट इन दिस ड्यूरेशन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, है ना। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो भी लिखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।